आज मुझे इस बात का अफ़सोस नहीं था कि मैंने अपनी दोस्त के रिश्ते से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात का था कि मैंने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। लेकिन आज भी मैं अहम की उन आँखों को नहीं भूल पाती, जिन्होंने आखिरी बार मुझे घूरा था और फिर चुपचाप चला गया था। अचानक ही मैं प्रेज़ेंट में लौट आई थी। मैं एक रेस्टोरेंट में थी और इंटरव्यू के लिए आई थी। मुझे ऑफिस में बुलाया गया। वह ऑफिस बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका मालिक बेहद घटिया व्यक्ति था, जिसकी नज़रें मेरे शरीर के आर पार हो रही थी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल में काबू में किया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मैं मन ही मन दुआ कर रही थी कि ये इंटरव्यू जल्दी खत्म हो और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वह मुझे अजीब लहजे में देखते हुए बोला, तो आपको नौकरी चाहिए? कहने को उसने थ्री पीस सूट पहना हुआ था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बात करने के अंदाज से ही मुझे समझ आ गया था कि मुझे यहाँ किस तरह के सवालों का सामना करना है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। वह मुझे देखते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ डिमांड है। अगर तुम उन्हें पूरा करती हो तो ये नौकरी आसानी से मिल सकती है। मैंने गहरी सांस ली और अपने आप में और हिम्मत जुटाई। वह मुझे देखते हुए बोला, यहाँ पर तुम्हें कई निगाहों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और कई तुम्हें अपनी कुर्सी पर बैठने की सलाह देंगे। मेरे इस रेस्टोरेंट में ज़्यादातर अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ही आती हैं और यही मेरा रोज़ का काम है। अगर तुम्हें जरा भी प्रतिरोध करने की कोशिश की या फिर नखरे दिखाएं तो तुम्हारा इस रेस्टोरेंट में आखिरी दिन होगा। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा शरीर सिहर उठा। मेरे पास एक आखिरी विकल्प था। अगर आज मैं यहाँ से चली जाती तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। मेरी आंखों के सामने वे सभी दृश्य घूम रहे थे जब मैंने अपनी दोस्त, उसकी माँ और उसके भाई का अपमान किया था। मैंने उसके मुंह पर कहा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। मुझे किसी चीज़ से समस्या नहीं थी, बस मुझे गुस्सा इस बात पर था कि उस लड़के ने मुझे पसंद क्यों किया। मैं उनके घर सिर्फ अपनी दोस्त के लिए जाती थी। क्या वह मुझे गलत नज़र से देखता था? मेरे पिता ने मुझे समझाया था। वे काफ़ी देर तक मेरे साथ बैठे थे, लेकिन मैंने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। मैंने नज़रें उठाकर उस आदमी की ओर देखा और सिर को हाँ में हिलाया, जिसका साफ मतलब था कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं इतना कहा ही था कि उसने मेरा हाथ दबाया और मुझे देखते हुए बोला, तुम देखने में तो बहुत बेवकूफ़ सी लगती हो, लेकिन काफ़ी समझदार हो। मैं तुम्हें महीने के 40,000 रुपये दूंगा। अगर तुम मेरे ग्राहकों को खुश रखोगी तो तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। मैंने चुप रहना ही सही समझा। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं बेहद मजबूर थी। कुछ और बातों के बाद उसने मुझे वहाँ से भेज दिया। मेरे हाथ में मेरी सीवी थी, लेकिन उसने उस सीवी को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। रास्ते में मेरी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। क्या एक औरत की जिंदगी इतनी कठिन होती है? मैं यहाँ नौकरी करने आई थी और यह मालिक मुझे अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए कह रहा था। क्या मैं कोई वेश्या थी या फिर बाजारों की औरत? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में नाचने लगे थे, लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को सोचती तो मैं वहीं की वहीं रह जाती। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। फिलहाल मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और पैसों के लिए मुझे नौकरी करनी थी। मैं अब तक न जाने कितने इंटरव्यू दिए थे, लेकिन हर जगह मुझे मायूस होना पड़ा था और आज जब यह नौकरी मुझे मिल रही थी तो मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाई। मुझे पता था कि मेरी बीमार माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसे मुझे हर बात का जवाब देना होगा। उसे बताना होगा कि मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है और इस नौकरी में कोई समस्या नहीं है। मैं अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। जिस घर में मेरी माँ रह रही थी वह उसकी सयान एहसान नहीं थी, लेकिन ये पास मेरे घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था।
जब मैं घर में दाखिल हुई तो माँ चारपाई पर बैठकर मेरी राह देख रही थी। मैंने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें गले से लगा लिया, अपने साथ लाई हुई मिठाई उन्हें खिलाई और उन्हें अपनी नौकरी लगने की खुशी सुनाई। वह खुशी से निहाल हो गई, मेरा माथा चूमने लगी और मुझे ढेर सारी दुआएं देने लगी। जबकि मैं अपनी माँ को खुश देखते हुए दिल ही दिल मैं और ज़्यादा उदास हो गई थी। अगर मेरी माँ को इस नौकरी का पता चल जाती तो वह कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती। वह रात मेरे लिए बहुत दर्द भरी थी। अगली सुबह मैं तैयार होकर माँ से दुआएं लेकर उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल चुकी थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सभी मामले अच्छे से तय हो जाएं। समय अपनी गति से गुजर रहा था और उस रेस्टोरेंट के मालिक के कहने के बिल्कुल अनुसार मेरे साथ वही सब हुआ था जो उसने कहा था। मुझे आज यह नौकरी करते हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। आज पहली बार मैं उस मोड़ पर खड़ी हो गई थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी इतनी ऐशो आराम में बिताई थी कि आज जब मुझे इस परेशानी हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पिता ने मुझे कभी पाँव जमीन पर रखने ही नहीं दिए थे और आज मेरे सर पर छत नहीं थी। घर पर बूढ़ी माँ बीमार थी और भाई बहनों ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया था। पैसों की लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती और इस पैसों की लालच ने आज मुझे एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था। मैं हर टेबल पर जाकर लोगों को खाना सर्व कर रही थी। कभी किसी की गंदगी निगाहों को सहन करना पड़ रहा था तो कभी किसी गंदे आदमी के हाथों को। मैं बहुत ही मुश्किल में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक पल को दिल किया कि इस रेस्टोरेंट से भाग जाऊं, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाती तो मेरे घर पर बूढ़ी माँ बीमारी से लड़ते लड़ते मर जाती। वापसी पर मुझे उसके लिए दवाइयाँ भी खरीदनी थी। इसी वजह से मैंने सभी चीज़ों को सहन किया और लोगों की गुलामी करती रही, उनके आगे पीछे घूमती रही। अचानक ही एक मस्तमौला लड़के और लड़कियों का ग्रुप रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उन्हें देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। उनको देखकर मुझे अपना पुराना समय याद आ गया। मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही आउटिंग पर जाया करती थी और रात देर से घर लौटती थी। यह सब सोचकर मेरी आंखों में अचानक नमकीन पानी आ गया, लेकिन मैंने जल्दी खुद को काबू किया और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद ही मैनेजर ने मुझे उस ग्रुप के पास जाने को कहा कि वहां जाकर उनका ऑर्डर ले लो। पहले तो मैं घबराई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उनमें से कोई मेरा पुराना क्लास फेलो न निकल जाए, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे पता चल गया था कि ये लोग किसी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। लेकिन मैं मैनेजर की बात को किसी भी तरह ठुकरा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने हिम्मत की, एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करके उन लोगों की ओर बढ़ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल सही अनुसार वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरे ही यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज बैठे थे। मुझे वेटर के रूप में देखकर सभी लोग चौंक गए थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड जीनत अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गई और मुझे झकझोरते हुए कहने लगी, जमील तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है और तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है। यह कोई और नहीं बल्कि मेरी वह दोस्त थी जिनके भाई का मेरे लिए रिश्ता आया था। सब ठीक है, मैं तुम्हारे घर भी गई थी लेकिन वहाँ ताला था। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने एक ही सांस में बहुत सारे सवाल पूछ डाले। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर दिया और उन लोगों के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मैनेजर मुझे ही देख रहा है। अगर मैं उन लोगों के साथ बातचीत करने लग जाती या फिर अपने ऊपर बीती सारी कहानी बताती तो यकीनन मैनेजर मुझे इस नौकरी से निकाल देता और यह मैं बिल्कुल भी अभी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती थी। पहले तो वो मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे और अचानक ही एहसान मुझ पर तेज तेज हंसने लगा और कहने लगा, यही होता है मगरूर लड़कियों का अंजाम। अगर तुम मेरे साथ हाँ करके वफादारी निभाती तो आज ये सब नहीं झेलना पड़ता। चलो चुपचाप वेटर की तरह काम करो और हमारा ऑर्डर लिखो। सबने उसे नाराज निगाहों से देखा, लेकिन कुछ लोगों ने उसका साथ दिया। मैंने चुपचाप अपनी शर्मिंदगी को छुपाकर उनके ऑर्डर लिखे और अंदर चली गई।
थोड़ी देर बाद ही उनके टेबल पर खाना सर्व कर दिया। लेकिन इस दौरान मैं लगातार अपनी दोस्त जीनत की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अगली सुबह मेरे लिए बहुत उज्जवल साबित हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो सामने जीनत शायद मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और दौड़कर मेरे गले से लग गई। उसे सीने से लगाकर मुझे भी सुकून महसूस हुआ। मैंने उसका हालचाल पूछा और उसे अपने साथ अंदर एक स्टाफ रूम में ले गई। उसने वहां जाते ही मुझ पर एक बार फिर सवालों की बौछार कर दी, जबकि मैंने उसे हर बात बताई कि मेरे साथ सब कुछ कैसे हुआ। वह हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। मेरे पास बोलने के लिए शब्द मौजूद ही नहीं थे। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। उसने तुरंत अपने पर्स में से हाथ डाला और कुछ नोट मेरी हथेली पर रख दिए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझे एक बार बुला लेती तो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो जाती, लेकिन तुमने मुझे पराया कर दिया। उसके लहजे में दुख का तत्व था, जबकि मैं आंसुओं से भर गई। मैंने तुरंत उसे गले से लगा लिया और उसके होने को महसूस किया। मैंने जीनत का बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि मुझे उस समय पैसों की बेहद ज़रूरत थी। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि वह चाहती तो उस दिन मेरा सबके सामने मजाक बना सकती थी, अपनी और अपनी माँ की और अपने भाई की तौहीन का बदला ले सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह तो मेरी कहानी सुनकर बहुत ही दुखी नज़र से आ रही थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह हर हाल में मेरी मदद करेगी। जबकि थोड़ी देर बाद ही मैनेजर वहां पहुंच गया और उसने जीनत को वहां से जाने को कह दिया। जीनत भी चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि अगर वह और रुकती तो मेरी नौकरी पर मुश्किल आ जाती। लेकिन उसने वादा किया कि वह मुझे जल्द ही एक अच्छी नौकरी दिलवाएगी। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ दुश्मनियों की वजह से उन पर झूठा आरोप लगाया गया कि वह बहुत बड़े भ्रष्टाचार आदमी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पिता ने कुछ नहीं किया है। कहने को तो मैं अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान थी, लेकिन वह मुझे जान से ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे और भी भाई बहन थे, लेकिन वे सौतेले थे और हमने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा था। पिता का निधन उसी दुख के अंदर हो गया था और पिता के निधन के बाद उन जालिमों ने हमें धक्के मारकर निकाल दिया था। मैंने कोर्ट का चक्कर लगाया, सब कुछ किया, लेकिन धनवान होने की वजह से हम लोग चुप हो गए थे और मैंने एक कच्ची बस्ती की ओर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था, जहां मैं अपनी माँ के साथ निवास करती थी। लेकिन मेरी जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। वहाँ रहने के लिए मुझे पैसे चाहिए थी और जहाँ भी मैं नौकरी के लिए जा रही थी वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता था। और यह सब मेरे भाइयों की कृपा थी, क्योंकि वे लोग यह सब कुछ ईर्ष्या और जलन में कर रहे थे। लेकिन वे लोग इस बात से अनजान थे कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वह जब बरसती है तो या फिर यह देखती कि सामने कौन मौजूद है। मैं पूरे दिन की ड्यूटी से थकी हारी जब घर पहुंची तो सामने ही जीनत, उसकी माँ और उसका भाई बैठे हुए मेरा इंतजार में थे। इन तीनों को देखकर मैं चौंक गई थी। मैंने तुरंत ही सबको सलाम दुआ की और अपनी माँ के बगल में बैठ गई। जबकि मेरे बैठने की देर थी कि जीनत की माँ खड़ी हो गई और मेरे सिर पर स्नेह भरा हाथ रखते हुए बोली, बेटी अब तुम्हें और धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मुझे जीनत ने बताया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर तुम ठीक समझो तो हमारे साथ हमारे घर चलो। वहाँ रहकर तुम एक अच्छी नौकरी भी कर सकती हो और अपनी माँ की देखभाल भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी माँ एक बीमार औरत है। अगर वह अकेली यहाँ रहेंगी तो मुश्किल में आ सकती है। तुम सारा दिन काम पर होती हो और घर पर तुम्हारी माँ अकेली होती हैं। खुदा न करे अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर तुम क्या करोगी। उनकी बात मुझे समझ आ रही थी, लेकिन इस तरह से किसी के घर जाकर रहना मुझे एक आंख भी नहीं भाया। और फिर उनसे तो हमारे मामले भी अलग थे। मैंने आंटी को इनकार कर दिया तो वह मुझे नौकरी की पेशकश करने लगी। तुम जिस रेस्टोरेंट में जा रही हो वहाँ जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे घर पर काम कर सकती हो। मैं तुम्हें वहाँ पर एक रहने की जगह भी दूंगी और तुम्हारी माँ के लिए अच्छी रकम भी दे दूंगी, जिससे तुम अपनी माँ का
का इलाज कर सकूं। एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हैं, लेकिन मैंने सभी बातों को ठुकरा दिया। यह बात मुझे कुछ समझ आई और मैंने तुरंत ही उन लोगों को अपनी सहमति जाहिर कर दी। मैं और मेरी माँ चुप हो गई और थोड़ी देर बाद ही वे तीनों वहां से चले गए। लेकिन इस दौरान मैंने जीनत के भाई की निगाह अपने अस्तित्व पर महसूस की थी और वह इस निगाह को मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझ रही थी। मेरा दिल डर रहा था। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। एक ऐसी दोस्त के घर जिसके साथ मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी, जिसके साथ भाई का रिश्ता मैंने ठुकराया था। उसे मेरी जिंदगी की ऐशो आराम के बारे में सब कुछ पता था। मैं अपने सर्कल की सबसे अमीर लड़की थी, लेकिन पिता के मरने के बाद मेरी सारी ऐश खत्म हो गई थी और मैं सड़क पर आ गई थी। सुबह जब मैं अपना सामान बांध रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने ऊपर अफसोस हो रहा था कि आज मैं एक ऐसे घर जा रही हूँ जहाँ मैं मेहमान बनकर जाया करती थी और आज मैं एक नौकरानी के रूप में उनके घर नौकरी करूँगी। यह सोचते ही मैंने अपने को रोकने के लिए आंखें बंद की, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और बाहर आ गए। बाहर ही जीनत का भाई हमें लेने के लिए आया हुआ था। उसने मुझे गहरी निगाह से देखा और हम दोनों माँ बेटी का सामान उठाकर अपनी गाड़ी में रख दिया। दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और जल्दी से अपने घर की ओर ले गया। वह लगातार मुझे बैक मिरर से देख रहा था। उसकी निगाहों से अब मुझे घबराहट होने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी वह अब मेरा मालिक है। मैं उसके सामने कुछ नहीं कह सकती। मुझे यह सब कुछ सहन करना होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सहन करना आगे चलकर मेरे लिए कितने बड़े खतरे पैदा करने वाला है। थोड़ी ही दूरी के बाद हम लोग जीनत के घर पहुंच गए थे। जीनत की माँ ने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए क्वार्टर खाली करवाया था, जहाँ पर सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। मैं तो हैरान रह गई कि जीनत की माँ मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रही हैं। लेकिन फिर यही ख्याल आया कि शायद मैं उनकी बेटी की दोस्त थी, इसीलिए मुझ पर इतनी कृपाएं की जा रही हैं। मैंने जल्दी ही उनके घर के सभी काम संभाल लिए थे। इन लोगों ने वास्तव में हमें बहुत इज्जत दी थी। मेरी माँ की तबीयत वह औरत रोजाना आकर पूछती थी, जबकि जीनत तो मुझसे अपना कोई काम नहीं करवाती थी। मेरे अलावा भी उनके घर में बहुत से कर्मचारी थे जो वहाँ पर काम करते थे। मुझे खासकर जीनत के लिए ही रखा गया था, लेकिन जीनत तो ऐसी थी कि अगर उसका बस चलता तो वह मुझे एक काम को हाथ लगाने ही नहीं देती। लेकिन मैं अपनी हैसियत जानती थी, इसलिए चुपचाप जीनत के काम कर दिया करती थी। समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था और अब जीनत के भाई ने हद पार करना शुरू कर दिया था। पहले तो वह मुझे बस घूरता रहता था और अब मुझे बहाने से अपने कमरे में बुलाकर मेरे शरीर को छूने की कोशिश करने लगा था। मेरे लिए यह सब चीज़ों काफ़ी नागवारा थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन खूबसूरती से नवाजा था, लेकिन जब मेरे पिता का निधन हुआ था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को छिपा कर रखूंगी और मैं ऐसा ही करती थी। लेकिन इस इंसान को मेरे पर्दे में भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आता था। एक दिन मैं और मेरी माँ रात के समय अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अंधेरे में मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैं तुरंत ही चौकसी सतर्क हो गई। जैसे ही मेरे सिर पर किसी का हाथ लगा, मैंने फौरन अपने क्वार्टर की लाइट जला दी। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक अनुसार सामने कोई और नहीं, जीनत का भाई ही मौजूद था। मैंने बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी ताकत न सहन कर पाने के कारण वह 2 कदम पीछे हट गया। उसने हैरानी से मुझे देखा। मैंने एक
चेतावनी भरी उंगली उसकी ओर उठाई और उसे ललकारा, आज तुमने यह हरकत कर ली है और मैं तुम्हें जीनत की वजह से माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आगे के बाद अगर तुमने मुझे घूरने या ऐसी कोई हरकत करने की ज़रूरत की तो याद रखना, मैं अपना असल अभी तक नहीं भूली हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा पिछला याद करवा दूंगी। मेरे लहजे में पुरानी जमाने का गुस्सा था, जिसके सामने लड़के दुम हिलाते थे और मैं किसी को परवाह नहीं करती थी। उसका भाई उल्टे पांव वहां से चला गया। मेरा सांस अचानक ही अटकने लगा। मुझे बेतहासा रोना आ गया कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किलें क्यों आई है। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला परीक्षा डालता है तो उसे निकालना भी जानता है। 2 दिन के बाद अचानक जीनत परेशानी सी मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हें अम्मी ने कमरे में बुलाया है, क्या तुमने कोई गलती की है। उसके लहजे में न जाने कुछ ऐसा था जिसे महसूस करके मैं पूरी तरह से कांप गई। मैंने तुरंत सिर न में हिलाया, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और यह बोलकर हमारे क्वार्टर से चली गई। मैंने अम्मी को तसल्ली दी और उनकी अम्मी के कमरे में हाजिर लगा दी। वहाँ पर उनका बेटा भी मौजूद था, जिसे देखकर मुझे अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसकी नज़र नहीं लगातार मेरे ऊपर जमी हुई थी। उसकी नज़रों में कुछ तो ऐसा था कि मैं अंदर ही अंदर काँप रही थी। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और कहने लगी, तुम्हें इसलिए रखा था हमने अपने घर नौकरी के लिए, तुम क्यों भूल गए कि तुम एक नौकरानी हो। जीनत की दोस्त तो पहले थी, हमने पहले तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहा था, लेकिन अब तुम केवल और केवल हमारे घर में काम करने के लिए एक नौकर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे लाडले बेटे पर हाथ उठाओ। उनके लहजे में मौजूद आग की तपीस मुझे झुलसाने के लिए काफ़ी थी। मैंने तुरंत ही न में सिर हिलाया और उन्हें बताना चाहा कि मैंने आपके बेटे पर हाथ क्यों उठाया है, लेकिन इससे पहले उनका बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी माँ की ओर देखते हुए कहने लगा, अम्मी मुझे इस लड़की से अभी और इसी वक्त शादी करनी है। अपने थप्पड़ का ऐसा बदला लूँगा कि इसे यह पूरी ज़िंदगी याद करेगी। मैंने इसे शादी करनी है और यह मेरा आखिरी फैसला है। जबकि मैं पूरी जान से कांप गई थी। मैंने तुरंत ही सिर ना में हिलाया, लेकिन इससे पहले उसकी माँ ने भी मुझे हुक्म दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हें तो मैं देख लूँगी। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इस व्यक्ति से कभी शादी नहीं करूँगी जो मुझ पर गंदी नज़र रखता हो। और जब मैं उसके लिए किए की सज़ा उसे दी तो वह उसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर रहा था। मैं क्वार्टर में आई और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी, क्योंकि मुझे अब खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हो रही थी। मेरी अम्मी ने मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो मैंने उन्हें भी चुप करा दिया। मैं बस जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। मैंने थोड़ी ही देर में सामान समेट लिया। अभी हम दोनों माँ बेटी उस क्वार्टर से बाहर जाने वाले थे, तभी उसकी माँ मेरे रास्ते में आ गई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं हैरान थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने हुक्म दिया, आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से होगी, बहुत जल्द सादगी से निकाह किया जाएगा, इसीलिए चुपचाप वापस क्वार्टर में चले जाओ। उस औरत की आंखें पल में माथे पर आ गई थी, जबकि मैं जी जान से कांप रही थी। मैं उन्हें अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक फरीद नहीं सुनी और अपने मुलाजिमों के जरिए हमें माँ बेटी को क्वार्टर में बंद कर दिया। अपने हुक्म के अनुसार उन्होंने मेरी शादी अहम से करवा दी। मैं इस व्यक्ति को एक आँख भी पसंद नहीं कर रही थी। निकाह होने के बाद मुझे इस व्यक्ति के कमरे में दुल्हन की तरह सजाकर भेज दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई हो। उसकी गंदी नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने समझ लिया था कि उसका किरदार बिल्कुल भी साफ नहीं है। थोड़ी देर बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला और अहम कमरे में दाखिल हुआ। मुझे देख उसने एक मुस्कान बिखेरी। मैं अभी उससे बात करती इससे पहले ही उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसका
मर्दाना हाथ का थप्पड़ इतना भारी था कि मेरा होठ फट गया। कहने लगा, यह उस थप्पड़ का जवाब है जो तुमने उस रात मेरे मुंह पर मारा था। अब आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं कुछ कहती इससे पहले वह मेरे शरीर पर काबिज हो गया और अपने पति होने के सारे अधिकार मेरे इनकार करने के बावजूद हासिल कर चुका था। उसने अपने अंदर का सारा जुनून, सर्व गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा था। अगली सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी उजाला साबित नहीं हुई थी। मेरी हिचकियां बंधी हुई थी। मैं घर से जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे एक पल भी खुद से जुदा नहीं होने दिया। सारा दिन वह मेरे साथ कमरे में ही बंद रहा। खाना बस समय पर कमरे में जा रहा था। इसके अलावा उसने मुझे हिलने भी नहीं दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लगभग 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरी जिंदगी उसने अत्याचार में डाल रखी थी। न खुद कमरे से बाहर जाता था, न ही मुझे कमरे से बाहर जाने देता था। बस अपने साथ ही रखता था। इस 1 हफ्ते में इतना तो मैं समझ गई थी कि उसे नज़रअंदाज होना जरा भी पसंद नहीं है। थक हार कर 1 हफ्ते बाद मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उससे माफ़ी मांग ली कि मैं अपनी गलतियों की तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने तुम पर हाथ उठाया तो उसने एक जोरदार कहा और मेरी ओर देखते हुए बोला, तुम क्या समझती हो कि मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ यह सब एक बदला है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे तो यही लगता था कि, लेकिन अचानक वह मेरी गोद में सिर रखकर लेट गया और मेरी बालों से खेलते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार अपने घर में देखा था उसी समय तुम सिर्फ जीना की दोस्त थी और उसी से मिलने आई थी और उसी पल मुझ पर तुम्हारा दिल आ गया था। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा नखरे करने वाली थी। तुम्हारी अलग सोच थी। तुम किसी को भी पसंद नहीं करती थी। तुम्हारे लिए रिश्ता भी लेकर आया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। हाँ, मुझे गुस्सा आया था। मैं चाहता था कि मैं तुमसे बदला लूं, लेकिन प्यार से कभी बदला नहीं लिया जाता। तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे कहने पर तुम्हें अलग कर दिया था। यह सब एक योजना के तहत किया गया था। मैं फटी फटी नजरों से अहम की बातें सुन रही थी। सह संपर्क में था। वह जो तुम्हारे किराए के लिए घर मिला था वह भी मेरी बदौलत ही मिला था। भला इतने कम किराए में कौन तुम्हें दे सकता है। मैंने तुरंत न में सिर हिलाया और यह बात सच थी। उसके बाद जो तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से निकाला यह सब मेरी ही बदौलत किया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम्हें कभी एक अच्छी नौकरी मिल गई तो तुम कभी मेरे हाथ नहीं आओगी। और फिर तुम्हें इस घटिया रेस्टोरेंट में काम मिला था। फिर मैंने ही बहाने से जीनत को सलाह दी थी कि वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाए। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और मैनेजर को भी मैंने ही कहा था कि तुम जाकर उन लोगों को खाना सर्व करो। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बेखुदी में सिर हिलाया और वह कहने लगा, उसके बाद जीनत ने आकर जैसे ही तुम लोगों का जिक्र किया तो मैंने अम्मा के कान में यह बात डाली थी कि क्यों ना हम जमल को यहाँ पर नौकरानी के तौर पर काम दे दें। तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारी बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा। जबकि अम्मा तुरंत ही राजी हो गई। तुम समझती हो कि उस रात मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ जाती करने के लिए आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारी अम्मा की दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैं वहीं रखने के लिए आया था, लेकिन तुम कुछ और समझी। मैंने अपनी माँ के सामने तुम्हारी बहुत बुराई की है और इस बात को मानता हूँ कि और तुम्हें थप्पड़ भी लगाया है। यह सब कुछ थप्पड़ का जवाब था जो तुमने बेवजह मुझे मारा था। खैर, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई समस्या है तो तुम अभी बता सकती हो। मुझे एकदम ही उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके सीने पर थप्पड़ ही थप्पड़ मार दिया, जबकि वह हंसते हुए मुझे और ज़्यादा कस चुका था। हम दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई। मैंने अहम को स्वीकार कर लिया और अपनी दोस्त जीनत का भी शुक्रिया अदा किया था कि वह अगर वो उस समय मेरा साथ नहीं देती तो आज मुझे अहम जैसा इतना प्यार करने वाला पति कभी नसीब नहीं होता।
कभी कभी हम जरा सी गलतफहमी का शिकार होकर अपनी आने वाली खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए सभी बातों की जांच कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी सुखद रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।